चैप्टर 4। द कॉलिंग ऑफ मिराई, मिराई का आह्वान। विराजपुर की सुबह हमेशा की तरह शांत और जीवन से भरी हुई थी। हरे भरे खेतों पर ओस की चमक थी, मानो किसी ने धरती पर सितारे बिखेर दिए हों। ठंडी हवा मिट्टी की गंध लिए हुए बह रही थी और पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण में गूंज रही थी। ये वो पल था जब गांव के लोग दिन की शुरुआत के लिए तैयार होते थे। कोई खेतों की ओर जा रहा था, कोई मवेशियों को चारा डाल रहा था, तो कोई घर के आंगन में दिया जलाकर प्रार्थना कर रहा था। लेकिन इस शांति के बीच आरव का मन बेचैन था। उसके भीतर किसी अदृश्य हलचल ने जन्म ले लिया था। वो बार बार पिछली रात देखे गए सपने को याद कर रहा था। सपने में वह एक विशाल कक्ष में खड़ा था। चारों ओर इतनी गहरी धुंध थी कि हाथ को आगे बढ़ाने पर भी दिखाई न देता। लेकिन उस धुंध के बीच एक चमकदार लाठी हवा में तैर रही थी। उस लाठी से निकलती सुनहरी आभा ने पूरा कक्ष रोशन कर दिया था। उस पर खुदे अक्षर आरव की नजर में गहरे उतर गए। मिराई, अचानक वातावरण में गूंजती हुई एक गहरी आवाज सुनाई दी। समय आ गया है, चुने हुए, तुम्हें जागना होगा। ये आवाज सुनते ही आरव की रूह कांप गई और तभी अचानक बिजली सी कौंधी और वो नींद से चिल्लाता हुआ जाग उठा। उसकी मां घबराकर कमरे में दौड़ी आई। क्या हुआ आरव? इतना परेशान क्यों हो? आरव पसीने से तरबतर था। उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं मां, बस एक सपना था। लेकिन भीतर से वो जानता था कि ये कोई साधारण सपना नहीं था। ये सपना उसे बार बार डरा रही थी। कुछ दिन बाद गांव में वार्षिक मेला लगा। चौराहे पर रंग बिरंगी पताकाएं लहरा रही थी। ढोलन गाड़ों की थाप, बच्चों की हंसी और पकवानों की खुशबू ने पूरे गांव को उल्लास से भर दिया था। व्यापारी दूर दूर से आए थे। कोई खिलौनों की दुकान लगाए बैठा था, कोई मिठाइयों की। हर ओर भीड़ और उमंग का सैलाब था। आरव भी अपने दोस्तों के साथ मेले में घूम रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर एक अलगसी दुकान पर पड़ी। ये दुकान बाकी सब दुकानों से भिन्न थी। धुंधली रोशनी में पुरानी किताबें, ताबीज और रहस्यमयी वस्तुएं रखी थी। दुकान के पीछे बैठा एक बूढ़ा साधु आरव की ओर गहरी नजरों से देख रहा था। जैसे ही आरव पास पहुंचा, साधु मुस्कराया और बोला, आ गए तुम। मैं जानता था कि तुम अवश्य आओगे। आरव चौंक गया। आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु ने धीरे धीरे सिर हिलाया। जानता नहीं, पहचानता हूं। तुम्हारे जन्म चिन्ह ने पहले ही तुम्हारी पहचान बता दी है। फिर उसने मेज के नीचे से एक लकड़ी का डिब्बा निकाला। डिब्बा बहुत पुराना था और उस पर वही प्रतीक उकेरा था जो आरव के जन्म चिन्ह पर बना था। साधु की आंखों में चमक थी जब उसने कहा, ये तुम्हारा है। कांपते हाथों से आरव ने डिब्बा खोला। अंदर वही चमकती हुई लाठी रखी थी, मिराई समूह। जैसे ही उसकी आंखें उस पर पड़ी, लाठी से तेज रोशनी फूट पड़ी। पूरा मेला मानो समय में ठहर गया। ढोलक की थाप, बच्चों की खिलखिलाहट, लोगों की आवाजाही, सब थम गया। आरव ने लाठी को छुआ और उसी क्षण उसकी आंखों के सामने दृश्य चमकने लगे। उसने सम्राट अशोक को देखा जो किसी रहस्यमयी ग्रंथ की रक्षा कर रहे थे। फिर उसने देखा अंधकार में डूबा हुआ केल और उसका ब्लैक स्वॉर्ड कबीला चारों ओर विनाश फैलाते हुए। और अंत में उसने स्वयं को देखा, एक महान युद्ध भूमि में खड़ा, मिराई लाठी को थामे हुए। डर के मारे उसने लाठी को छोड़ना चाहा, पर वो उसके हाथों से छूटकर हवा में तैरने लगी और फिर वापस उसकी हथेली में आ गिरी। साधु की आवाज गूंजी, भाग्य से कोई भाग नहीं सकता बालक। तुम ही हो मिराई, समय का रक्षक, और यही तुम्हारी असली पहचान है। आरव की सांसें तेज हो गई। उसका हृदय ऐसे धड़क रहा था मानो कोई अज्ञात द्वार उसके सामने खुलने वाला हो। उसी समय बहुत दूर पहाड़ों की गहराइयों में छिपी गुफाओं में ब्लैक स्वॉर्ड कबीले का स्वामी केल ध्यान से उठ बैठा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी।
दीवार पर टंगी उसकी काली तलवार स्वयं कांपने और गूंजने लगी। केल ने होठों पर भयावह मुस्कान लाते हुए कहा, तो मिराई लाठी ने अपने स्वामी को चुन लिया है। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी परछाई गुफा की दीवारों पर फैल गई। अब खेल शुरू होगा। ये अध्याय आरव की नियति को उजागर करता है। अब वो केवल एक साधारण बालक नहीं रहा। उसका भाग्य उसे मिराई बना चुका है और अंधकार की शक्तियां भी उसकी जागृति को महसूस कर चुकी है। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।